हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने उन्हीं टॉपिक से लिए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि अपनी कितनी तैयारी है, या फिर जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, या फिर विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की तरफ होता है, या विकास एक आयामी और एक धारणी होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ाया था, पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और संपोषण दोनों से ही प्रभावित होता है, मतलब दोनों की ही अहम भूमिका रहती है। और विकास, इसके अलावा विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी होता है, और विकास ऊपर से नीचे यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो ये भी सही है। यहाँ पर बोला है कि विकास एक आयामी या एक धारणी होता है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि जो विकास है वो एक आयामी ना होकर बहुआयामी होता है। उसमें कई सारे पक्ष शामिल रहते हैं। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो शीर्षगामी से मतलब होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ हो रहा है। तो सिर से पैर की तरफ अगर विकास हो रहा है तो यहाँ पर शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास की बात नहीं हो रही है, बल्कि गामक विकास जो है ये शारीरिक विकास से संबंधित रहता है। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था। तो संवेदनशील से मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जहाँ पर किसी भी बच्चे को सही निर्देश देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर भाषा विकास के लिए पूछा है, तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील जो अवस्था होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि उसी टाइम बच्चा भाषा सीख रहा होता है। तो उसे जैसी भाषा आप सिखाएंगे वैसी ही वह भाषा सीख जाएगा। तो ये अवस्था बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है बच्चे के भाषा विकास के लिए, क्योंकि अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अच्छी भाषा सीखेगा, और अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो अच्छी भाषा नहीं सीख पाएगा। इसलिए भाषा विकास के लिए जो संवेदनशील अवस्था होती है वह होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला है, परिवार में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक, सक्रिय, या फिर अव्यक्त सामाजिकरण। तो जो भी क्रियाएं परिवार में होती हैं और बच्चा वहाँ जब अपने आप को जानना शुरू करता है या फिर सीखता है, मतलब परिवार से जो चीज़ें भी सीखता है, तो वह सारी चीज़ें आती हैं प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत। और द्वितीयक सामाजिकरण जब बच्चा घर से बाहर यानी कि विद्यालय वगैरह में जाता है, तो वहाँ पर बच्चे का द्वितीयक सामाजिकरण होता है, और जो कुछ भी बच्चा घर में सीखता है वह उसका प्राथमिक सामाजिकरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। विकास एक दिशीय होता है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि विकास में केवल वातावरण या फिर केवल आनुवंशिकता का रोल नहीं होता, यानी कि दोनों ही आपस में जुड़े होते हैं, दोनों का ही रोल होता है। तो और उसके अलावा जो विकास की प्रक्रिया है वो एक दिशीय होती है, तो विकास एक दिशीय नहीं होता, ये बहुआयामी होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन है वो सही होगा कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि विकास में सांस्कृतिक विविधताएं भी देखी जाती हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग कल्चर होते हैं। तो जो विकास है वो संस्कृति के हिसाब से भी प्रभावित होता है, तो विकास में सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा।
अगला है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधों, या फिर सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो ये सभी ही कारक बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम अवधि, या फिर वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि संवेदनशील से रिलेटेड था। तो संवेदनशील का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जहाँ पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन पहला है ये भी गलत हो जाएगा। और वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास, तो केवल भाषाई विकास के लिए ही संवेदनशील अवस्था नहीं होती, वह शारीरिक विकास के लिए भी हो सकती है, या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, किसी भी तरीके के विकास के लिए संवेदनशील अवधि हो सकती है। तो और जो 4 नंबर ऑप्शन है ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विशिष्ट क्षमताओं के लिए इष्टतम अवधि, यानी कि कोई भी क्षमता हो उसके अगर सीखने का वह काल है तो उसके लिए जो इष्टतम अवधि होगी वही किसी भी विकास के लिए संवेदनशील अवधि कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? शैशवावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन और किशोरावस्था। तो मैंने बताया था कि जो शैशवावस्था होता है उसमें तो बच्चे कुछ नहीं जानते, सिखाया जाता है, तो वहाँ पर अमूर्त तो वो सोच ही नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन हमारा ये वाला गलत। मध्य बचपन में भी बच्चों में मूर्त टाइप की सोच विकसित होती है। प्रारंभिक बचपन में ये भी नहीं सही होगा। जो अमूर्त सोच विकसित होती है बच्चों में वो आती है किशोरावस्था में। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, या फिर रुचि। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि अधिगम को जो ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी, संवेग भी प्रभावित करेगा, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता और रुचि। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर ABCD लिख गया, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, या फिर रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में केवल रचनात्मक या केवल समीक्षात्मक गुण का विकास नहीं करना है, बल्कि हमें करना है रचनात्मक और समीक्षात्मक दोनों तरीके के गुणों का विकास उनमें करना है। अगला क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संबंध में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा? शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तकी, या फिर परिधीय। तो यहाँ पर शीर्षगामी से मतलब होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और प्रमस्तकी भी नहीं सही होगा। और परिधि से मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है वर्तुलाकार, यानी कि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। जैसे कि एक बच्चे का यदि शारीरिक विकास चल रहा है तो उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास, और साथ साथ मानसिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक सभी विकास साथ साथ चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्तुलाकार या फिर परिधि विकास। जबकि यहाँ पर पूछा है कि विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की तरफ चलता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि अधोगामी। और अगला है, 4 वर्षीय रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जी खाने से इनकार करती है। और उसके बाद प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, परिपक्वता, या फिर आनुवांशिक क्रमादेशन को खेलना। तो यहाँ पर मतलब जो बच्ची है उसे मम्मी पापा से डांट पड़ती है क्योंकि वह सब्जी वगैरह नहीं खाती,
तो फिर वह इसी का मतलब दोहराव करती है। जब वह खेलती है अपनी गुड़ियों के साथ तो वह इसी का दोहराव अपने गुड़िया पर करती है। तो ये व्यवहार दर्शाता है प्राथमिक सामाजिकरण, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी घर से सीखते हैं वह उनका प्राथमिक सामाजिकरण होता है। तो उसको माता पिता से डांट पड़ रही है और वह मतलब इस व्यवहार को सीख करके वह अपनी गुड़िया पर इसका दोहराव करती है। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा प्राथमिक सामाजिकरण। उसके बाद अगला है बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। तो हमने बालक का विकास यानी कि विकास के क्षेत्र पढ़ाए हैं, उसमें हमने कौन कौन से विकास के क्षेत्रों को बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन को देखेंगे तो गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक या फिर सामाजिक। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और संवेदनात्मक विकास नहीं पढ़ाया है। शारीरिक, संज्ञानात्मक और आध्यात्मिक विकास भी नहीं होता। उसके बाद होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, और लास्ट है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक विकास। तो जो गामक विकास होता है ये भी शारीरिक विकास से ही संबंधित रहता है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर। तो सिर से पैर की ओर, अभी मैंने पीछे बताया कि सिर से पैर की ओर का मतलब होता है विकास शीर्षगामी है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था में आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, या फिर आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, या प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, या एकरूपता वैयक्तिक का मुद्दा। तो यहाँ पर जो राघव बच्चा है उसके मतलब बचपन में उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिला। अब वह बड़ा हो गया है तो उसे अध्यापक अच्छे मिले हैं, मतलब संवेदनशील अध्यापक मिले हैं, अच्छे अध्यापक मिले हैं, बट फिर भी वह उन पर विश्वास नहीं दिखा पाता, मतलब उससे किसी पर भी विश्वास करने में अब प्रॉब्लम होती है। तो यह उसके विकास के लिए कौन सा मतलब मुद्दा स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। तो क्योंकि आरंभिक में उसके अनुभव अच्छे नहीं रहे किसी के प्रति विश्वास को लेकर, तो बाद के अनुभवों पर भी वह लोगों पर विश्वास नहीं दिखा पाता। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता, वातावरण एवं अनुभव, विशिष्ट प्रभाव, क्षेत्रीय बुद्धि, या फिर प्रतीकात्मक बुद्धि। तो विकासात्मक सिद्धांतवादी जो कि मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, तो यदि विकास जीवन भर चलेगा तो विकास में परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता है उसमें परिवर्तन होते जाते हैं। तो इस वजह से आनुवंशिकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आनुवंशिकता एक बार निर्धारित होती है। और वातावरण एवं अनुभव, तो ऑप्शन हमारा यही वाला सही होगा कि जैसे जैसे हम वातावरण वातावरण में रहते हैं और जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं वैसे ही हमारा विकास होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, या फिर बच्चे के पक्ष को ना सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, या जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना ये नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की भी पसंद या नापसंद का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा हमेशा ही गलत है, तो उसके भी बातों का ध्यान रखना है हमें। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे के पक्ष को ना सुनना, तो ये भी सेम ही है, यानी कि ये भी हमें नहीं करना है, बच्चों की बातें सुननी है। और बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, तो ये भी हमें नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, यानी कि बच्चों की बातें सुनना, समझना और उनका साथ देना। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है
और खेल का मैदान, सभागार, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या फिर घर। तो खेल का मैदान, सभागार, यानी कि ऑप्शन तो वैसे सभी ठीक हैं, बट सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3rd नंबर, क्योंकि विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है। सभागार यानी कि वहाँ पर भी वाद विवाद ये सारी क्रियाएं करवाई जाती हैं। और कक्षा का कैसा वातावरण है, पर्यावरण है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित करेंगी या बेहतर तरीके मतलब बेहतर करेंगी। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाती है? वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना या फिर वर्गीकृत करना। तो सूचना के विश्लेषण के लिए जो प्रयोग की जाती है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहचान करना, यानी कि किसी भी सूचना की यदि आप पहचान कर लेते हैं तभी आप उसका वर्णन कर पाएंगे, तभी अंतर भी कर पाएंगे, और पहचानने के बाद ही उसको वर्गीकृत भी कर पाएंगे। तो यदि आप किसी भी सूचना को पहचान ही नहीं पाते हैं, यानी कि पहचान करने में भी असफल रहते हैं, तो फिर उसका वर्णन, अंतर या फिर उसे वर्गीकृत करना, ये सारी क्रियाएं भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।